गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम फिजिक्स के 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट मापन एंड मात्रक अपन पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन ने सार्थक अंक नेक्स्ट वाले पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन ने सार्थक अंक देख लिए थे। सार्थक अंक में मैंने टोटल 7 टाइप्स के कुछ नियम बताए थे, कुछ लॉज उसमें बताए थे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे उसके जस्ट आगे वाले पूर्णांकित अंकों के पूर्णांक। उसके बारे में थोड़ी मैंने डेफिनेशन बता दी थी, लेकिन मैं एक बार वापस उस डेफिनेशन को लिख रहा हूं। अंकों का पूर्णांकन, अंकों का पूर्णांकन, अंकों का पूर्णांकन। ठीक है, अंकों का पूर्णांकन, ये चीज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अंकों का पूर्णांकन इसमें पढ़ेंगे। अंकों का पूर्णांक क्या होता है? किसी संख्या को निश्चित सार्थक अंकों में रूपांतरित करने के लिए, अंकों को निश्चित सार्थक अंकों में, बराबर किसी भी भौतिक राशि, अपन जितनी भी भौतिक राशियां यूज करते हैं, ठीक है, उपयोग करते, उनके निश्चित मान, निश्चित सार्थक अंकों को रूपांतरित करने के लिए अंकों को समीप वाले अंकों में बदला जाता है। मतलब एक इसका मतलब क्या कहना क्या चाहता है कि पूर्णांकन करने का मतलब ये होता है कि आप कोई भौतिक राशि यूज कर रहे हो, उसका मापन कर रहे हो, तो भाई एक निश्चित मान प्राप्त हो। मतलब वो जो भी वैल्यूज आ रही है एक्यूरेट वैल्यू होनी चाहिए, ये भौतिक राशि का कहना है। ठीक है, यह भौतिक राशि का है, तो उसके लिए अपन अंकों का पूर्णांकन भी एक यूज होता है। तो उसके बारे में तो बात करेंगे। उसकी डेफिनेशन, किसी भौतिक राशि की किसी संख्या को, भौतिक राशि के किसी संख्या को निश्चित सार्थक अंकों में, संख्या को निश्चित सार्थक अंकों में, निश्चित सार्थक अंकों में रूपांतरित करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए अंकों को समीप वाले अंकों में बदला जाता है। रूपांतरित करने के लिए अंकों को समीप वाले अंकों में, समीप वाले अंकों में बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है, अंकों का पूर्णांकन कहलाता है। इसके कुछ नियम भी है, जैसे कल अपन ने थोड़ा फर्स्ट नियम के बारे में थोड़ा बहुत देखा था कि फर्स्ट नियम किस तरीके से बताया भी था। ठीक है, अब वापस नियम के बारे में बात करेंगे कि भाई इसके कुछ नियम भी है। यदि मैं बोलो अंकों का पूर्णांकन के नियम, अंकों के पूर्णांकन के नियम कैसा है? सबसे पहले नियम की बात करेंगे तो इसमें है, जिस अंकों को पूर्णांकित करना है, मतलब जिस अंक को किसी भौतिक राशि के निश्चित मान को प्राप्त करने के लिए जिस अंक को पूर्णांकित करना है, उससे अगला वाला अंक यदि 5 से ज्यादा है तो पूर्णांकित किए जाने वाला अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है और उससे अगले वाला अंक यदि 5 से ज्यादा है, उससे अगले वाला अंक 5 से अधिक हैं तो पूर्णांकित
अंक में, पूर्णांकित अंक में एक जोड़ दिया, एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है, यदि जिस अंक को मुझे पूर्णांकित करना है, मान लो किसी भौतिक राशि के मापन में मुझे कुछ वैल्यूज मिली, कुछ मान मिला, और उस मान के अंदर जिस अंक को मुझे पूर्णांकित करना है, यदि उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो भी नंबर होगा यदि वो 5 से अधिक है तो पूर्णांकित करने वाले नंबर में एक आप जोड़ देंगे, एक जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि अपन बात करेंगे कि एक एग्जांपल के थ्रू अपन बात कर रहे हैं 3.56 बराबर, तो यहां पे देखना मुझे 5 को पूर्णांकित करना है, इस नंबर को पूर्णांकित करना है, तो इसके जस्ट अगले वाला नंबर देखो, मेरे पास क्या है 6, जो क्या है 5 से अधिक है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले नंबर में 5 प्लस 1 जोड़ दिया जाता है, 6 आ जाएगा, तो वैल्यूज बन जाएगी 3.66। क्लियर, इस तरीके से अपन बात करेंगे, इस तरीके से अपन बात करेंगे। अगला एक और एग्जांपल अपन लेके चल रहे 4.47, तो अपन को पता है यदि मुझे 4 को पूर्णांकित करना है और उसके अगले वाला अंक यदि 5 से अधिक है तो 4 में एक जोड़ दिया जाता है, 5 बन जाएगा, वैल्यूज आ जाएगी अपने पास 4.5। क्लियर, ठीक है, तो ये अपने पास पहला नियम इस तरीके से बता रखा है। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड नियम की। सेकंड नियम क्या कहता है, सेकंड नियम ये कहता है जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक यदि 5 से छोटा है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक अपरिवर्तित रहता है। लिखा, सेकंड नियम क्या कहता है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगले वाला अंक 5 से कम है तो पूर्णांकित अंक अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। जैसे इसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मान लो अपने पास 4.43 है। अब मुझे यदि 4 को पूर्णांकित करना है, यहाँ पे 4 को पूर्णांकित करना है तो उसका अगले वाला अंक देखूंगा जो 3 है और ये क्या है 5 से कम है, और यदि ये 5 से कम होगा तो यहाँ पे जो मान होगा वह अपरिवर्तित ही रहेगा, 4.4 ही आएगा। क्लियर, ठीक है। ऐसे कैसे, यदि मैं एक और एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपन, जैसे यदि मैं बोलूंगा 2.6 and 2, इस वाले में क्या होगा, तो ये 6 को पूर्णांकित करिए, यदि मुझे 6 को पूर्णांकित करना है तो उसके अगले वाला अंक देखूंगा जो 5 से छोटा है, और 5 से छोटा होने के बाद मेरा ये जो मान होगा वह 2.6 ही रहेगा, बराबर। तो ये अपने पास कुछ मान प्राप्त हुए जिसमें इन नियमों के द्वारा बोला गया यदि 5 से अधिक है तो पूर्णांकित अंक में एक जोड़ दिया जाता है, और यदि 5 से कम है तो पूर्णांकित अंक में अपरिवर्तित रहता है। जैसे यदि उपेक्षणीय अंक पूर्वोक्त संख्या में अधोरेखित 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में 1 की वृद्धि कर दी जाती है, बराबर। और सेकंड अपने पास यदि यह उपेक्षणीय अंक 5 से कम होता है तो पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रखा जाता है। ठीक है, अगला एक और नियम की बात करेंगे अपन, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक 5 हो या 5 के बाद 0 आए तो पूर्णांकित होने वाला अंक को में 1 जोड़ दिया जाता है। यदि अब एक और नियम है इसके अंदर, यदि मान लो कोई भौतिक राशि मापन कर रहे हैं, उसके अंदर एक अपने पास यदि अंकों में आगे यदि 5 ही है, मान लो उसके जिसको पूर्णांकित करें उसके अगले वाला अंक यदि 5 ही है, बराबर। यदि और 5 के बाद यदि आपके पास 0 आ जाए, 5 के बाद 0 आए तो पूर्णांकित होने वाले अंक में
एक जोड़ दिया जाता है। तो ये वापस यहां तीसरा नियम अपन लिख रहे हैं, जिस अंक को पूर्णांकित करना है, पूर्णांकित करना है, उससे अगला अंक, उससे अगले वाला अंक 5 हो या 5 के बाद 0 हो तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऐसी भौतिक राशि जिसके मान में यदि अपन को कुछ मान मिल रहा है और पूर्णांकित, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके अगले वाला अंक 5 ही आ जाए, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, तो यदि 5 आ जाए तो वहां पे अगले जिस अंक को पूर्णांकित करना है उस अंक में एक जोड़ दिया जाता है। तो अपन एक वैल्यूज लेके चल रहे, मान लो अपने पास कुछ एग्जांपल है, 3.645 ये वाली वैल्यूज है अपने पास। तो अपन इस वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे, मान लो 4 को पूर्णांकित करना है, तो 4 के अगले वाला अंक देखो 5 है, बराबर, और 5 होगा तो अपन को पता है कि 4 में 1 को ऐड करना पड़ेगा, 5 आ जाएगा, तो वैल्यू बनेगी 3.65। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से एक और एग्जांपल करेंगे अपन। यदि अपन यहां पे एक और चीज बोलते हैं कि भाई 2.625, तो 2 को पूर्णांकित करना है, तो 2 के अगले वाला अंक देखो 5 है, तो 2 + 1 एक जोड़ दिया जाता है और बन जाता है अपने पास 2.63। क्लियर? ठीक है, ये थर्ड नियम कहता है। अगला एक और नियम है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक 5 हो या 5 के बाद 0 आए, तो पूर्णांकित होने के बाद पूर्णांकित होने वाला अंक सम है तो उसे अपरिवर्तित रखते हैं। अब इसमें भी एक चीज है, यदि अपने पास पूर्णांकित होने वाला अंक यदि सम है तो उससे अगले वाला, यहाँ पे एक चीज देखना, वापस देखना, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, एक वापस देखना। यदि अपने पास 2 नियम बता रखे, दोनों नियम सेम है, लेकिन वहां पे कुछ नियमों में कुछ फेरबदल है। ये यहाँ पे लिखा जिस अंक को पूर्णांकित उसे अगले वाला अंक यदि 5 है और 5 के बाद 0 हो तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 67.35 ये बात करेंगे, यदि मैं 3 को पूर्णांकित करना है तो अगले वाला अंक देखूंगा 5 है, तो यहाँ पे लगेगा 67.4। क्लियर? और सेकेंड एक अपने पास 32 पॉइंट, यदि मेरे पास 7 और 5 है, यहां पे 7 और 5 है, तो अगले वाला पूर्णांकित अंक अपने पास होगा 32.8। ठीक है, यदि 5 है और 0 आने वाला अंक है तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी एक और पॉइंट है, नियम है अपने पास, चौथा नियम ये कहता है अपने पास कि भाई जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक यदि 5 है और 5 के बाद यदि 0 आए तो पूर्णांकित होने वाला अंक यदि सम है तो उसे अपरिवर्तित रखते हैं, और पूर्णांकित होने वाला अंक यदि विषम है तो एक जोड़ दिया जाए, जो पहले अपन ने बता चुके, यही वाला रूल उसके अंदर लग रहा है। ठीक है, लेकिन वहां पे एक थोड़ा सा फेरबदल था। क्या फेरबदल था? जिस अंक को पूर्णांकित करना है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगले वाला अंक 5 हो या
या 5 के बाद 0 हो तो पूर्णांकित किए जाने वाला अंक 5 के बाद 0 हो, और यदि ओ हो और यदि पूर्णांकित अंक सम हो, यदि पूर्णांकित अंक सम हो तो सम हो तो पूर्णांकित किए जाने वाला अंक अपरिवर्तित रहता है, और यदि पूर्णांकित किए जाने वाला अंक विषम हो तो पूर्णांकित अंक में एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये नियम के अंदर अपन ने पहले वाले नियम में विषम वाला पढ़ के आए कि भाई यदि 3 है 7 है ये विषम है, यदि विषम के बाद आपके पास 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, 5 के बाद 0 आ रहा है तो अपन एक जोड़ देते थे। लेकिन यदि सम आ रहा है, यदि सम अंक अपना यूज हो रहा है तो उसके अंदर वह कभी भी अपरिवर्तित रहेगा, वह उसमें पूर्णांकित में एक नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल इन दोनों के वापस एग्जांपल करवा दो। तो एक सम का तो पता नहीं, लेकिन विषम का तो मैंने करवा दिया एग्जांपल, एक और सम का करवा देते। जैसे अपने पास कोई वैल्यू है 5.25, तो ये पूर्णांकित अंक के अपरिवर्तित रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अपन को पता है कि 2 एक सम संख्या है, इसके अगले वाला अंक 5 है, लेकिन फिर भी अपरिवर्तित रहेगा, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, सेकेंड है, एक सेकेंड लिख रहा हूं विषम का, जो मैंने यहाँ पे करवा दिया एक्चुअल में। तो यहाँ पे भी देख लो एक बार, यदि पूर्णांकित अंक मान लो यहाँ पे आ रहा है अपने पास 3 और पीछे की तरफ आ रहा है 5, तो ये इस वैल्यू के अंदर यदि ये 3 अपने पास क्या है विषम, इसके अगले वाला अंक क्या है 5, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा 7.4। क्यों? क्योंकि विषम वाले बोला है कि भाई एक जोड़ दिया जाता है। तो ये कुछ अपने पास नियम थे। ठीक है, तब संख्या 2.745 3 सातों का अंतर पूर्णांकित करने पर 2.74 हो जाती है। देखो यहाँ पे भी सम संख्या है, यदि मैं 5 की यदि मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूं, यदि पूर्ववर्ती अंक सम है तो उपेक्षणीय अंक को छोड़ दिया जाता है। बराबर, यदि सम संख्या है, क्या बोला, यदि सम है तो पूर्णवर्ती अंक को छोड़ दिया जाता है, और यदि विषम है तो पूर्ववर्ती अंक में एक जोड़ दिया जाता है। तो ये चीज याद रखना, सम और विषम का, यदि सम है तो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, वह की वह वैल्यू वापस आएगी, और यदि विषम है तो एक अंक जोड़ दिया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल तुम्हारे पास लिख रखा है इसके अंदर, वो भी एग्जांपल देखो समझ लेना, 2.745। अब ये बोला गया यदि मुझे 4 को, इस वाली 4 को पूर्णांकित करना है, तो इसके अगले वाला अंक देखा गया भाई 5 है, तो ये तो सम है ना अपने पास, 4 क्या है सम, और अपन ने क्या बोला, क्या लिखा है नियम के अंदर, यदि सम है तो अपरिवर्तित रहेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.74। क्लियर? इस तरीके से दूसरी और संख्या, यदि ये देखो अपन पहले भी करके आ चुके हैं, ये बोल रहे सम की और ये विषम की बात करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा 2.735। अब 3 को पूर्णांकित करना है, इस 3 को पूर्णांकित करना है, इसके अगले वाला अंक देखो भाई 5 है, बराबर, लेकिन 3 क्या है, एक विषम
और विषम की बात करेंगे तो इसमें एक भाई जोड़ दिया जाता है तो ये 74 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये कर दिया, ये 2.74 हो जाता है क्योंकि पूर्ववर्ती अंक विषम होता है। तो ये अपन ने 4 नियम पढ़े पूर्णांकित अंकों के, ठीक है। किसी भी उलझन वाले बहुत जटिल परिकल में मध्यवर्ती पदों में सार्थक अंकों से एक अंक अधिक रहने देना चाहिए, जैसे परिकलन के अंक में उचित सार्थक अंकों का द्वारा पूर्णांकित कर देना चाहिए। इसी प्रकार एक संख्या जो कई सार्थक अंकों तक ज्ञात है, जैसे निर्वात में प्रकाश का वेग। अब निर्वात में प्रकाश का वेग, यदि निर्वात में प्रकाश के वेग की बात करेंगे तो उसका मान फिक्स रहता है, ध्यान रखना। यदि यहां पे निर्वात में प्रकाश के वेग की बात करेंगे, प्रकाश का वेग, तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, जैसे यहां पे लिख रहा है 2.99, इतनी बड़ी वैल्यू लिख रही है अपने पास 2.99792458 into 10⁸ और वेग। अब मुझे ये मात्रक लगाना है, मात्रक अपन चैप्टर ही मात्रक और मापन का पढ़ रहे भाई, तो यहाँ पे ये जो मात्रक लगा मीटर पर सेकेंड, तो मैंने आपको बताया था जो वेग होता है, वेग में क्या, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, और उसका मात्रक क्या बताता है, मीटर बट्टा सेकेंड। तो प्रकाश का भी वेग है भाई, प्रकाश जिस वेग से अपने पास आ रहा है तो उसको भी क्या किसमें लिखा जाएगा, मीटर बट्टा सेकेंड में। इसका अप्रोक्सीमेटली एक वैल्यू बनती है, यदि ये वैल्यू भी आती है तो वो भी गलत नहीं है, 3 × 10⁸ मीटर बट्टा सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये भी एक प्रकाश का वेग है। ये सन्निकट मान है, देखो इस मान के अंदर अपन ने बजा रखा है, ये देखो ये सन्निकट मान। यदि पूर्णांकित अंकों को यूज करके यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि भाई जो प्रकाश का निर्वात वेग में मेरे पास जो वैल्यू आई थी वह अपने पास वैल्यू ये आई थी, क्लियर। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, पूर्णांकित अंकों का यूज करके उस वैल्यू को इस तरीके से बना दिया, तो ये वैल्यू भी एक सटीक है, ये वैल्यू भी अपनी सटीकता है, ठीक है। तो ये पूर्णांकित अंकों का परिकलन करके उपयोग करते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया पूर्णांकित अंकों का, एग्जाम्पल पूर्णांकित अंकों का, ठीक है। तो ये पूर्णांकित अंक के बारे में समझ गए कि पूर्णांकित अंक किस तरीके से परिशुद्ध करता है भौतिक राशियों के मापन की। अपन ने वहां पे एक निर्वात में प्रकाश के वेग की एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल भी दे दिया, एग्जाम्पल भी समझ लिया, ठीक है। जैसे एक और तुम्हारे पास यहां पे दे रखा है t = 2π√L/g, ठीक है। ये टाइम पीरियड का मान है, मैं 2π की बात करेंगे, मैं सार्थक अंकों की संख्या अत्यधिक है, बराबर। यहाँ पे 2π की बात करेंगे तो सार्थक अंकों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये पाई की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है, पाई की वैल्यू अपन को पता है, पाई = 3.14, ये बढ़ती जाती है 1415926 बहुत सारी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। कमान बहुत अधिक सार्थक अंक तक ज्ञात है, लेकिन आप मापित राशियों में परिशुद्ध के आधार पर पाई का मान 3.142 या 3.14 भी लेना तर्क सम्मत है। देखो यहाँ पे किस तरीके से, अभी यहाँ पे अपन सार्थक अंक और पूर्णांकित अंकों का यूज करेंगे इस वाली पाई के मान में। अब पाई का मान सब जानते हैं, पाई का मान क्या होता है, पाई के मान दो तरीके से डिनोट होता है। यदि पाई का मान बोले जाना 22/7, यदि 7 का भाग आप 22 में दोगे ना तो वो वैल्यू पता है रुकेगी नहीं, मतलब बढ़ती जाएगी वो वैल्यू, बराबर। अंत नहीं है, अनंत है, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, अंत नहीं है इसका, अनंत है। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, बराबर। लेकिन इसका मापन भी तो कुछ लेना पड़ेगा, इसकी एक शुद्ध वैल्यू तो पता करनी पड़ेगी कि इस पाई की एक शुद्ध वैल्यू क्या है जो अपन यूज कर सके, जो इसका अपन उपयोग कर सके। तो इन्होंने बताया कि मापित राशि के अकॉर्डिंग यदि पाई की जो मान बताया गया वो बताया गया 3.14, बराबर, या फिर बताया गया 3.142, ये अपन यूज कर सकते हैं। अब 3.14 और 3.142, तो देखो यहाँ पे यदि क्या बोला गया, सबसे पहले 3.141 क्या लिखा है यहाँ पे 1। अब 4 को पूर्णांकित करना है तो 4 के अगले वाला अंक देखो 1 है, और क्या बोला था यदि 5 से कम है तो वह अपरिवर्तित रहेगा, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 3.14, क्लियर। सेकंड है 3.142, तो देखो यहां पे किस अंक को पूर्णांकित करना है, 1 अंक को पूर्णांकित करना है, इसके अगले वाला अंक देखो 5 है, और यदि 5 हो तो एक जोड़ जाओ कौन सी, विषम के अंदर, तो ये 3.142, ये भी अपना पास क्लियर हो गया। तो ये अपने पाई की वैल्यू के मान कुछ अपने पास क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये पूर्णांकित अंकों के कुछ उदाहरण अपने पास हो गए,
ठीक है। एक और तुम्हारे उदाहरण दे रहे, किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप 7.203 मीटर है। उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है घन का और उसका आयतन निकालना है, ठीक है। तो मापी गई लंबाई में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, यदि बोलेंगे कि इसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है तो 4 है, तो इसलिए परिक्रिया क्षेत्रफल और आयतन के मानों को भी 4 सार्थक अंकों को पूर्णांकित किया जाना चाहिए। घन का क्षेत्रफल, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, अब घन का पृष्ठफल, घन कितने पृष्ठ होते हैं 6 पृष्ठ, तो 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया बराबर, और उसका स्क्वायर बराबर, तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी, क्लियर। और घन के आयतन की बात करेंगे तो क्यूब में क्यूब कर दिया तो ये अपने पास आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपने पास कुछ आंकड़े आ गए। अब बात करेंगे अगले वाले पॉइंट की। अगला वाला पॉइंट क्या कहता है कि सार्थक अंकों से संबंधित गणितीय संक्रियाओं के नियम, बराबर, सार्थक अंकों के संबंधित गणितीय संक्रियाओं के कुछ नियम है, ठीक है, कि गणितीय संक्रिया में किस तरीके से सार्थक अंक यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे बात करेंगे, सबसे पहला नियम है संख्याओं के गुणन या भाग से प्राप्त संख्या में, संख्याओं से गुणन या भाग प्राप्त संख्या में उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली मूल संख्या में है, ठीक है। तो ये याद रखना, एक और नियम है। चलो इसके बारे में हेडिंग पे बात करते हैं अपन। अगला वाला पॉइंट बात करते हैं, सार्थक अंकों के संबंधित गणितीय संक्रियाओं के नियम। सार्थक अंकों के संबंधित, सार्थक अंकों के संबंधित गणितीय संक्रियाओं के नियम। ठीक है, सार्थक अंकों के संबंधित गणितीय संक्रियाओं के नियम। ये अपन बात करेंगे गणितीय संक्रियाओं के नियम, ठीक है। तो अपन ये अपना जैसे पूर्णांकित अंकों का मान हो गया था, तो ये अपन अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कि सार्थक अंकों के संबंधित कुछ गणितीय संक्रियाओं के बारे में बात करें, जिसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसके बारे में बात करेंगे किस तरीके से होगा, उनके सार्थक अंक किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।